प्रिय छात्रों, एमए फाइनल समाज शास्त्र, इसमें 5वां पेपर है अपराध शास्त्र एवं दंड शास्त्र। इस पर अध्ययन किया जाएगा। सबसे पहले हम चलेंगे कि अपराध शास्त्र क्या है, इसके संबंध में जानकारी लेंगे। अपराध शास्त्र की जानकारी लेने से पहले हम थोड़ा सा समाज शास्त्र पर चर्चा करेंगे। समाज व्यवस्था पर, समाज में जो व्यवस्था चलती है उस व्यवस्था को व्यवस्थित रूप देने में किसकी भूमिका देखी जाती है। यानी कि समाज व्यवस्था को संचालित करने में, व्यवस्थित रूप देने में व्यक्ति की जो आवश्यकता पूर्ति होती है, आवश्यकता पूर्ति को महत्व दिया जाता है। वह व्यक्ति अपनी आवश्यकता पूर्ति कैसे करता है, किस रूप में करता है। जब वह व्यक्ति अपनी आवश्यकता पूर्ति समाज स्वीकृत साधनों के अनुरूप करता है, तब समाज को एक व्यवस्थित रूप मिल पाता है। समाज में व्यक्ति अपनी आवश्यकता पूर्ति दो साधनों के रूप में करता है, एक वैध साधन के रूप में और दूसरा अवैध साधन के रूप में। जब वह व्यक्ति वैध साधन को अपना करके अपनी आवश्यकता पूर्ति करता है, तब समाज को एक व्यवस्थित रूप मिलता है। लेकिन जब वही व्यक्ति समाज में अवैध साधन को अपना करके अपनी आवश्यकता पूर्ति करता है, तब समाज को अव्यवस्थित रूप प्राप्त हो जाता है। इसलिए वैध साधन, अवैध साधन, जब व्यक्ति वैध साधन का प्रयोग करता है तब समाज व्यवस्थित दशा में रहता है। वही व्यक्ति जब अवैध साधन का प्रयोग करता है तब समाज अव्यवस्थित दशा में आ जाता है। यहाँ हम देखेंगे कि व्यक्ति वैध साधन, अवैध साधन यह कैसे करता है। आप यहाँ देखेंगे कि समाज में व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के 3 साधन होते हैं। इन्हीं साधनों के द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकता पूर्ति करता है। जैसे एक पहला व्यक्ति होता है जो ये कहता है कि हम अपनी आवश्यकता पूर्ति स्वयं के द्वारा पूरा कर लेंगे, किसी अन्य व्यक्ति का सहयोग नहीं लेंगे। अर्थात वह स्वयं के द्वारा अपने जीवन की सारी आवश्यकता को पूरा करने का विश्वास रखता है। यह एक पहली पद्धति है। दूसरी पद्धति यह है कि एक दूसरा व्यक्ति है जो बहुत ही शक्तिशाली है, संपन्न है, बहुत पैसे वाला है। वो अपने पैसे के बल पर और शक्ति के बल पर अपने जीवन की सारी आवश्यकता को पूरा करने पर बल देता है। यह दूसरी प्रवृत्ति है, दूसरा तरीका है। और तीसरा व्यक्ति वह है जो समाज में दूसरे का परोपकार करता है, दूसरे का परोपकार करके अपनी आवश्यकता पूर्ति की उम्मीद रखता है। तो इस तरह से हम यह देखेंगे कि पहला व्यक्ति जो यह विश्वास करता है कि हम समाज में किसी व्यक्ति का सहयोग नहीं लेंगे और अकेले ही अपने जीवन की सारी आवश्यकता को पूरा कर लेंगे, तो यह भी संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सी ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जिनको पूरा करने के लिए समाज के व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो यह पहली पद्धति अनुचित है। दूसरी पद्धति में यह माना गया है कि एक व्यक्ति बहुत पैसे वाला है, बहुत शक्तिशाली है, वह अपने पैसे के बल पर और शक्ति के बल पर अपने जीवन की सारी आवश्यकता को पूरा करने पर विश्वास करता है। तो यहाँ ये कहा जा सकता है कि दूसरी पद्धति भी अनुचित मानी जाएगी। तीसरी पद्धति यह है कि एक व्यक्ति समाज में दूसरे का परोपकार करता है, दूसरे का परोपकार करके यह उम्मीद रखता है कि हम अपने जीवन की सारी आवश्यकता को पूरा कर सकेंगे।
तो इस रूप में हम ये कहेंगे कि जो तीसरी पद्धति है, इस पद्धति को उचित मानी जा सकेगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की सारी आवश्यकता को अकेले पूरा नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने पैसे के बल पर, शक्ति के बल पर अपने जीवन की सारी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकेगा। बहुत सी ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जिनको पूरा करने के लिए समाज में अन्य व्यक्तियों के सहयोग की आवश्यकता होती है। तीसरा व्यक्ति जो कि परोपकारी व्यक्ति है और अपने परोपकार के बल पर अपने जीवन की सारी आवश्यकता को पूर्ण होने की उम्मीद रखता है। इस प्रकार यह जो तीसरी पद्धति है, तीसरी पद्धति को हम उचित मानेंगे। तो आप देखेंगे कि समाज में जब व्यक्ति अपनी आवश्यकता पूर्ति को वैध तरीके से करता है, तब समाज को एक व्यवस्थित रूप मिलता है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि व्यक्ति जब उसकी मानसिकता, उनकी मनोवृत्ति परिवर्तित दशा में आ जाती है, तब उस स्थिति में जो भी अर्जन होता है, उस अर्जन से वह संतुष्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि वह अतिरिक्त धन कमाने की स्थिति में आ जाता है। वह यह चाहता है कि हम अपनी स्थिति को और सुदृढ़ कर सकें। इसको पूरा करने के लिए वह नियम का उल्लंघन करता है, अवैध साधन का प्रयोग करता है, जिसको समाज स्वीकृति नहीं देती है। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि जब व्यक्ति समाज में अपनी आवश्यकता पूर्ति को अवैध तरीके से करता है, तब वहीं से समाज अव्यवस्थित दशा में आ जाता है। तो व्यक्ति के द्वारा किया गया इस तरह का कार्य अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि वह व्यवस्था विरुद्ध किया गया कार्य। समाज में कोई भी कार्य जो व्यवस्था के विरुद्ध किया जाता है, नियम के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध किया जाता है, उसको हम अपराध की श्रेणी में कर लेते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि समाज में व्यक्ति के द्वारा किया गया वह कार्य जो समाज व्यवस्था के विरुद्ध है, अपराध की श्रेणी में आता है। व्यक्ति के द्वारा किया गया वह कार्य जो कानून के विरुद्ध है, उसको हम अपराध की श्रेणी में लेते हैं। तो यह आपका अपराध है, जिसमें व्यक्ति जो भी कार्य करता है वह सामाजिक व्यवस्था से हट करके होता है। जो भी कार्य करता है वह कानून व्यवस्था से हट करके होता है। यह जो अपराध होते हैं, दो दृष्टिकोण से देखने को मिलते हैं, एक सामाजिक दृष्टिकोण से और दूसरा कानूनी दृष्टिकोण से। दो रूपों में व्यक्ति के द्वारा अपराध पाए जाते हैं। तो यहाँ हम चर्चा ये करेंगे कि अपराध शास्त्र क्या है। जिस तरह से आप यहाँ देखेंगे कि समाज शास्त्र के अंतर्गत समाज की सारी गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। उन सब के बारे में क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन प्राप्त करना ही समाजशास्त्र की श्रेणी में आता है, समाजशास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत माना जाता है। उसी रूप में अपराध शास्त्र माना जाता है। अपराध शास्त्र यानी कि अपराध से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं, सारी गतिविधियों का व्यवस्थित और सूक्ष्मतम अध्ययन प्राप्त करना ही अपराध शास्त्र है। अपराध और शास्त्र, शास्त्र माने विज्ञान होता है। विज्ञान अर्थात जब किसी भी तथ्य के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में क्रमबद्ध, व्यवस्थित और सूक्ष्मतम अध्ययन होता है, वह विज्ञान होता है। उसी रूप में अपराध से संबंधित पूर्ण जानकारी, अपराध से संबंधित व्यवस्थित जो भी जानकारी होती है, वह इस शास्त्र के अंतर्गत लिया जाता है। अपराध शास्त्र, समाज में अपराध क्यों होते हैं, अपराध के मूल कारण क्या हैं, इसके पीछे कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं, इन सारी गतिविधियों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। इस रूप में आप यहाँ देखेंगे कि इसके संबंध में इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज, इसके बारे में भी एक अलग से व्याख्यान दिया गया है। अपराध शास्त्र विशेष रूप से अपराध की कारणता की समस्या पर बल देते हुए विशिष्ट रूप से स्वयं अपराधियों का अध्ययन करता है।
यह इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज के अंतर्गत कहा गया है। अपराध के संबंध में हम ये कहेंगे कि अपराध एक शाश्वत प्रघटना है। अपराध एक शाश्वत प्रघटना है और यह आदिम काल से ही प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में देखने को मिलती है, किसी न किसी रूप में विद्यमान रही है। कोई भी ऐसा समाज नहीं है जो इससे वंचित रहा हो, कोई भी ऐसा समय नहीं रहा हो जो इससे वंचित रहा हो। यानी कि प्रत्येक समय और समाज में यह आपराधिक गतिविधियां देखने को मिली हैं। आदिम जीवन का अध्ययन करने वाले जो भी अनुसंधान करता है, कोई भी ऐसा समाज नहीं पाया जिसमें अपराधी व्यवहार न पाए जाते हैं। अर्थात सभी समाज में और सभी कालों में आपराधिक गतिविधियां देखने को मिली हैं। यह अनुसंधानकर्ताओं ने सिद्ध किया है। आदिम जीवन से संबंधित जो अनुसंधान करता है उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। इसमें हम यह कहेंगे कि अपराध की असंभाविता को स्वीकार करते हुए इमाइल दुर्खिम ये कहते हैं कि अपराध सामान्य है। अपराध सामान्य है क्योंकि किसी समाज को इससे रहित पाना पूर्णतया असंभव है। अपराध वह कार्य है जो किन्हीं बहुत सशक्त सामूहिक भावनाओं पर आघात पहुंचाता है। अपराध वह कार्य है, वह सशक्त कार्य है जो सामूहिक भावनाओं पर आघात पहुंचाता है। अर्थात समाज में आपसे जो अपेक्षाएं रहती हैं ठीक उसके विपरीत व्यक्ति कार्य करता है, सामूहिक भावनाओं के विपरीत कार्य करता है। तो ऐसे कार्य को, ऐसे कृत्य को ही हम अपराध की श्रेणी में लेते हैं। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि अपराध दुर्खिम की यह मान्यता है कि अपराध मात्र किसी विशिष्ट जाति के अंतर्गत या विशिष्ट समाजों में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि सभी समाजों में और सभी जातियों में, सभी व्यक्तियों में यह देखने को मिलते हैं। किसी विशिष्ट व्यक्ति के अंतर्गत यह नहीं होता है। इन्होंने ये कहा है, इमाइल दुर्खिम यह मानते हैं कि जो आपराधिक गतिविधियां हैं हर समाज में और हर कालों में देखने को मिलती है। हर समय में कुछ ऐसे मनुष्य देखने को मिले हैं जो दंड पाने योग्य व्यवहार करते हैं। आपराधिक गतिविधि उनके अंदर पाई जाती है। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जो इससे परे हो। अर्थात कल्पना जगत में ही ऐसे समाज की हम कल्पना कर सकते हैं जो अपराध से परे हो। इमाइल दुर्खिम ये कहते हैं कि संत समाज को एक आदर्श समाज की कल्पना की जाती है। आदर्श समाज की उपमा दी जाती है जिसमें सभी व्यक्ति संत हैं। कोई व्यक्ति आपराधिक व्यवहार या समाज विरोधी व्यवहार नहीं कर सकता है। संत समाज को एक आदर्श समाज की उपमा दी जाती है, लेकिन वहाँ भी कुछ ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो आपराधिक गतिविधि करते हैं, दंड पाने योग्य कार्य करते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि आपराधिक जो गतिविधियाँ होती हैं प्रायः हर समाज में देखने को मिलती हैं। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जो आपराधिक गतिविधि से वंचित पाई जाती है। इस रूप में यह देखा जाता है कि यह जो आपराधिक गतिविधि है यह आदिकाल से और वर्तमान समाज में पाई जाती है। केवल उसके स्वरूप में अंतर देखने को मिलते हैं। उस समय आपराधिक गतिविधियों का स्वरूप कुछ और था और वर्तमान में आपराधिक गतिविधियों का स्वरूप कुछ और है। लेकिन आपराधिक गतिविधि लगभग हर समाजों में और हर कालों में देखने को मिले हैं। यह प्रायः देखने को मिला है। इस रूप में आप यहाँ देखेंगे कि इस तथ्य को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि अपराध पूरी तरह से समाज में समाप्त हो जाए या समाज से समाप्त किया जा सके। इसको हम पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सकेंगे। इसको हम केवल कल्पना जगत में ही स्वीकार करेंगे कि समाज से अपराध को
पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। अर्थात यह कह सकते हैं कि जो मानव की त्रुटियां होती हैं, मानव मस्तिष्क जो होते हैं, उनके अंदर बहुत सी स्थितियों का समावेश होता है। मानवीय त्रुटियां क्रोध, लोभ, ईर्ष्या हर जगह पाई जाती हैं, व्यक्तियों में पाई जाती है, जिसे सामाजिक तथा नैतिक अनुशासनियाँ भी कभी रूप से कभी भी रोक नहीं पाती हैं। अर्थात वह व्यक्ति अपने प्रवृत्ति के आधार पर कुछ ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो समाज व्यवस्था के विपरीत होते हैं, जिसके द्वारा पूरी समाज व्यवस्था अव्यवस्थित रूप में आ जाती है। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि ऐसे जो भी स्थितियाँ आपको मिलेंगी, वह सब कुछ स्थितियाँ अपराध को बढ़ावा देती हैं, जो व्यक्ति के मानसिक प्रवृत्ति को बदल देती हैं। उस मानसिक प्रवृत्ति के बदलाव के कारण वह व्यक्ति समाज व्यवस्था से विपरीत कार्य को करता है, और उस स्थिति में वह व्यक्ति समाज में एक समस्या के रूप में देखा जाता है, अव्यवस्था के रूप में देखा जाता है।